नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। और मेरा नाम है तनुज बंसल और हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका लेक्चर नंबर 5 हम यहां पे देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं भाई, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको देखेंगे। चार्ज पार्टिकल का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन, इसके अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे यहां पे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पे उस पे क्या फोर्स लगेगा और किस तरीके का पाथ वो फॉलो करेगा, ये बातें यहां पे डिस्कस करनी है। तो हमारा आज का पूरा लेक्चर इस चार्ज पार्टिकल के मोशन पे ही बेस्ड होगा। तो चलिए भाई करते हैं शुरुआत। चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है, पहले भी बताया है कि अगर रुका हुआ चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है, अगर रुका हुआ चार्ज है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो मूविंग चार्ज होता है, जो चलता हुआ चार्ज होता है, मूविंग चार्ज, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ये तो होती है चार्ज पार्टिकल की अपनी फील्ड, चार्ज पार्टिकल की अपनी फील्ड है, ये तो अपनी, समझ पा रहे हो, अपनी फील्ड है, अपनी उसकी सगी फील्ड है। ये उस चार्ज, जो भी चार्ज चल रहा है, चलता हुआ चार्ज क्या है, करंट, तो करंट से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपसे क्या बात करूं, अब ये बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं बात कर रहा हूं चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पहले से प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, समझ पा रहे हो। ये उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भैया, समझ गए, ये अपनी नहीं है, पराई है, पराई मैग्नेटिक फील्ड है ये। उसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लगेगा, जैसे आपको याद होगा, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पे फोर्स लगता है Q इंटू E, याद है। चार्ज पार्टिकल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पे फोर्स लगता है Q इंटू E। अब चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो देखते हैं कि उस पे फोर्स लगेगा कि नहीं। जी हां, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, इसको हम देखने वाले हैं। और ये इतना सीधा नहीं है भाई, ये इतना सीधा रिजल्ट यहां पे नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है सर? बेटा देखो, सिंपल सी बात है कि जो चार्ज पार्टिकल है, जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो फोर्स Q इंटू E लग जाता है, लेकिन यहां पे मैग्नेटिज्म में क्रॉस प्रोडक्ट चलता है। बायोट-सावर्ट्स लॉ में भी हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट चलता है, तो यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। आइए देखते हैं। चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ये एक्सटर्नल है। कैसी है जी? एक्सटर्नल। कैसी है जी? एक्सटर्नल है। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है जिसकी वेलोसिटी v है। तो इस पे फोर्स लगेगा Fb, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी किसी भी तरफ हो सकती है इसकी, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, उसको F के पैर में B लिख के डिनोट करेंगे। F के पैर में B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है इसके चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स। क्योंकि यार देखो, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन ना चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से है, ये बात समझो।
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रुका हुआ चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में कभी भी वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं आती, लेकिन मैग्नेटिक में आएगी। वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा बी पे, और डिपेंड करेगा साइन थीटा पे। वही क्रॉस प्रोडक्ट आना है तो साइन थीटा आएगा ही आएगा। तो क्यू पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, और साइन थीटा पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स, जितना साइन थीटा ज्यादा उतना फोर्स। ठीक है जी। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, यहां पे कांस्टेंट आता है। क्या आता है जी, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। यहां पे कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा बनेगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। जब भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अपने दिमाग में बिठा लो, अपनी नजरों में छुपा लो। क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं भाई, डायरेक्शन के लिए। किस फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि डायरेक्शन जो निकाली जाती है, डायरेक्शन इज फाइंड बाय, कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का थंब रूल। वही जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे ना, वैसे ही, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा ही तो है। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले डायरेक्शन निकालनी सिखाता हूं। सबसे पहले डायरेक्शन, आओ डायरेक्शन कैसे निकालें। डायरेक्शन सोचो दया, सोचो। सुनो, मान लो चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है जी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ऐसे, ऐसे। तो V क्रॉस B करना है आपको, V क्रॉस B करना। V से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना। फिंगर्स का कोबरा बनाओ, इसे कहते हैं कोबरा। इसे मैं बोलता हूं कोबरा। जो लोग पहली बार आ रहे हैं देख रहे हैं, कोबरा है ये। फिंगर्स का कर्ल बोलते हैं इसे बुक्स में, मैं इसे बोलता हूं फिंगर्स का कोबरा। ठीक है ना। फिंगर्स को कोबरा सांप की तरह बनाओ। फिंगर्स का कोबरा किस तरफ, ऐसे V से B जाना चाहिए। V से B अटक अटक के चल रहा है, अटक 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 अटक। थंब बाहर आ रहा है, थंब क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो फोर्स इस पे जो लग रहा है वो डॉट लग रहा है, आउटवर्ड्स। कैसा लग रहा है, आउटवर्ड्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है, यस। अगला केस, प्लस क्यू चार्ज, वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। फिंगर्स का कोबरा ऐसे V से B, V से B। थंब कहां जा रहा है, अंदर। थंब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड्स। समझ पा रहे हो, पहला केस। दूसरा केस, केस याद नहीं रखने, मैं सिर्फ आपको अलग अलग केसेस में डायरेक्शन निकालनी सिखा रहा हूं कि क्या बन रही है। तीसरा केस, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ये पहले केस में पॉजिटिव चार्ज था, बस डायग्राम वही है लेकिन नेगेटिव चार्ज है। फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, लेकिन थंब तो आ रहा है बाहर, थंब तो आ रहा है बाहर, लेकिन बेटा क्यू वी क्रॉस बी है, ये नेगेटिव है। ठीक है ना, ये नेगेटिव है। तो यहां पे क्यू वी क्रॉस बी और यहां पे बेटा उल्टा हो जाएगा। ये समझ रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज है। तो वी क्रॉस बी से थंब तो आ रहा है बाहर, थंब तो आ रहा है बाहर, लेकिन फोर्स कहां लगेगा, अंदर।
ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो V क्रॉस B तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि अरे चार्ज तो देखो कौन सा है, चार्ज तो देखो कौन सा है, चार्ज तो देखना पड़ेगा ना भिड़ू, ओ भिड़ू चार्ज तो देखोगे ना। देखेंगे सर देखेंगे, तो चार्ज देखोगे तभी तो फोर्स का पता चलेगा, है जी, हाँ जी, फोर्स का तभी पता चलेगा। क्लियर हुआ? हाँ अच्छा, इधर देख लो भैया, ओ भैया इधर देखो भैया, अरे V और इधर B, तो V क्रॉस B, अच्छा ये थोड़ी करना है, B को नीचे ले आओ भैया, तो V क्रॉस B थंब अंदर जा रहा है लेकिन फोर्स बाहर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स क्या लगेगा, बाहर लगेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को या नहीं, समझ पा रहे हो इस चीज को या नहीं समझ पा रहे हो? तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स उल्टा करना है। तो टीबी स्पेशल, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो V क्रॉस B से डायरेक्शन आ जाएगी, V क्रॉस B से डायरेक्शन आ जाएगी फोर्स की, V क्रॉस B आपको डायरेक्शन दे देगा फोर्स की अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो V क्रॉस B का उल्टा करना पड़ेगा, V क्रॉस B का उल्टा, जो भी आएगा उसका उल्टा करना पड़ेगा भाई, V क्रॉस B का हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो उससे हमें डायरेक्शन मिलेगी फोर्स की, उससे हमें फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। V क्रॉस B का उल्टा करना पड़ेगा भैया, V क्रॉस B का जब हम उल्टा करेंगे तो उससे हमें डायरेक्शन यहां पे मिलने वाली है। क्लियर है भाई? ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए V क्रॉस B और नेगेटिव चार्ज के लिए V क्रॉस B का उल्टा, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी। चलो, तो ये याद रखेंगे, क्यू V क्रॉस B, क्यू V B साइन थीटा याद रहेगा, बहुत अच्छे। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं हम। डायरेक्शन निकालनी सीख ली हमने, डायरेक्शन निकालनी सीख ली, क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, ठीक है ना, आगे आएंगे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी करेंगे, ठीक है ना, और बातें भी सीखेंगे सारी, ठीक है ना। अभी डायरेक्शंस के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, सोच रहे होंगे सर डायरेक्शन के बस इतने ही क्वेश्चन, अरे अभी और करेंगे करेंगे करेंगे। सबसे पहले कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। केसेस क्या है? पहला केस, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। रेस्ट पे रहने का मतलब चार्ज पार्टिकल का क्या है भाई? रेस्ट पे रहने का मतलब वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स लगने का मतलब ही नहीं है, कुछ भी कर लो फोर्स जीरो ही आएगा। रेस्ट पे चार्ज पार्टिकल है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड 1000 गुना कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है जी, रेस्ट पे कोई फोर्स ना लगेगा या किसी भी तरफ नहीं जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई। जब तक वेलोसिटी नहीं आती तब तक इस पे मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ पा रहे हो? ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप ध्यान से अपनी जिंदगी से सोचो। मान लो आप पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है ना, एक्सटर्नल चीजें हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। कोई दोस्त कह रहा है खेलने आ जाओ, कोई कह रहा है मूवी देखने चलते हैं, कोई पेरेंट्स कह रहे हैं बाजार से जाके धनिया ले आओ, बाजार से जाके चीनी ले आओ, है ना, या पड़ोस वाली आंटी से चीनी मांग लो भैया हमारे घर में खत्म हो गई है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस आप पे असर कब करेंगे? जब आप उनको अपने दिल पे ले लोगे, दिमाग पे ले लोगे। बाहर जो भी हो रहा है अगर आप उसको फील ही नहीं करोगे, जो बोल रहा बोलने दो, हम तो फील करेंगे नहीं, हम तो पढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए मैं पढ़ता रहूंगा। समझ पा रहे हो? भूकंप आ जाए मैं पढ़ता रहूंगा, तो यानी कि आप पे असर ही नहीं हो रहा कुछ, आप अपनी धुन में मस्त हो। ऐसे ही ये चार्ज है, भले ही जितनी मर्जी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, चाहे 1 करोड़ टेस्ला के बराबर मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, इस पे कोई असर नहीं है। इस पे असर कब होगा? जब ये चलेगा। इस पे असर कब होगा? जब ये चलेगा। अगर ये चलेगा ही नहीं तो इस पे कोई असर नहीं होगा। अगर आप दूसरी चीजों के बारे में सुनोगे ही नहीं तो आपकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होगा। असर कब होगा? जब वो चीजें आपके दिमाग के अंदर घुस जाएंगी, आपका मन करने लगेगा अरे सर खेलूं, अरे पढ़ूं, तब असर होगा, अभी थोड़ी होगा। दूसरा,
दूसरा केस, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल मूव कर रहा है, या फिर चार्ज पार्टिकल इसके एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल, इस केस में थीटा 0 डिग्री है, इस केस में थीटा 180 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री, थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री। पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर मूव कर रहा है तो, पहले केस में तो मूव ही नहीं कर रहा था, जब मूव नहीं कर रहा तो कोई फोर्स नहीं। इस केस में मूव कर रहा है लेकिन थीटा 0 या 180 है। अब फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहां पे बनेगा क्यू वी बी साइन 0। फोर्स कितना होगा? 0। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा। क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है भाई। तो पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, जैसे चाह रहा है वैसे जाता रहेगा, इधर जा रहा है इधर जाता रहेगा, इधर जा रहा है इधर जाता रहेगा। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ अगर मूव कर रहा है तो पाथ भी तो होगा। दोनों ही केसेस में फोर्स 0 है और पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। सीधी सीधी लाइन में सीधा 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 चलता रहेगा, सीधी सीधी लाइन में सीधा सीधा चलता रहेगा, बस बात खत्म। सीधी लाइन में सीधा चलता रहेगा। समझे? समझे बंधु के नहीं समझे? समझ गए? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा है तब भी फोर्स नहीं लगेगा। दो केस हमने देख लिए। अगर रुका हुआ है तो फोर्स नहीं लगेगा, अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा है तो भी फोर्स नहीं लगेगा। लगेगा कब? मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है भाई। चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में इस पे फोर्स लगेगा भाई, उस केस में फोर्स लगेगा। ये देखो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है जी। 90 डिग्री का एंगल है तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स 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 क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 कितना होगा? 1। तो फोर्स लगेगा क्यू वी बी, क्यू वी बी। जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो फोर्स लगेगा क्यू वी बी। और डायरेक्शन अभी निकालनी सिखाई थी, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। इस केस में ये प्लस चार्ज है, फोर्स बाहर, क्यू वी बी, फोर्स क्यू वी बी और फोर्स आउटवर्ड लगेगा, फोर्स क्यू वी बी और फोर्स आउटवर्ड लगेगा भैया। कितना लगेगा? क्यू वी बी और आउटवर्ड लगेगा। कितना लगेगा? क्यू वी बी और आउटवर्ड लगेगा। समझ पा रहे हो इस बात? ये बातों का ध्यान रहना चाहिए आपको। क्यू वी बी लगेगा और बाहर की तरफ लगेगा, इस पर्टिकुलर केस में 90 डिग्री के एंगल पे। कितना एंगल है? 90 डिग्री का। इससे ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। ये बताओगे कि जब थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा 1 है, ठीक है ना, मैक्सिमम है। तो इस केस में जो फोर्स भी लगेगा वो भी क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। यानी कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तब इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा भाई, ठीक है ना। जब थीटा 90 डिग्री होगा, याद रखना, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। वैल्यू कितनी है? क्यू वी बी, और फोर्स क्या है? मैक्सिमम। ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगा? ओके। चलो अब मैं आपको कुछ सवाल करवा दूं। हाँ, सवालों पे आ जाओ।
ठीक, सवाल देखते हैं। यह सवाल 2005 में आया था, सवाल आया था 2005 में। सवाल क्या है? वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ करंट आई एट द इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट पी हैज अ वेलोसिटी वी एज शोन, द फोर्स ऑन द चार्ज इज। क्या बोल रखा है सर, समझ में नहीं आ रहा, सुनो ध्यान से। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आई है, दे रखा। एट द इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट पी हैज अ वेलोसिटी वी। यहां पे एक चार्ज है, इसके पास वेलोसिटी वी है, ठीक है, प्लस का चार्ज है। तो पूछा गया फोर्स ऑन द चार्ज कितना है, फोर्स ऑन द चार्ज कितना है, कितना नहीं, डायरेक्शन पूछी गई, किस तरफ होगी, ऑपोजिट टू OX अलोंग OX, ऑपोजिट टू OY अलोंग OY। ये OX है, ये OY है, ठीक। सुनो, फोर्स के लिए V क्रॉस B करना होता है, लेकिन सर मैग्नेटिक फील्ड तो दी नहीं। अरे मैग्नेटिक फील्ड है कहां सर, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, कहां है मैग्नेटिक फील्ड? है, दिख नहीं रही आपको। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से सर? वायर की वजह से। थंब को करंट मानो, फिंगर्स का कोबरा कहां जा रहा है? पी पॉइंट पे। फिंगर्स का कोबरा अंदर, फिंगर्स का कोबरा कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है, यानी कि अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है। अंदर मतलब क्या है? माइनस जेड। अंदर कौन सी डायरेक्शन है, अच्छा बताओ? माइनस जेड, माइनस जेड डायरेक्शन है ना अंदर। और वेलोसिटी कौन से में? प्लस एक्स में। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? क्या परपेंडिकुलर हैं? हाँ सर परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। V क्रॉस B करो, देखना ध्यान से। ये मेरी फिंगर्स, ये उंगली जो है ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ, ठीक। मैं अपनी फिंगर्स देखो, फिंगर्स वेलोसिटी की तरफ है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये इधर छुप गया है, ये देखो ऐसे रखा हुआ मैंने, ठीक है जी, छुप गया है, ऐसे देखो अब नहीं छुपा, ठीक है। तो V क्रॉस B अंदर की तरफ, थंब जा रहा है ऊपर, V से अंदर को ले जाओ, V को अंदर को ले जाओ, वेलोसिटी से फिंगर्स को, फिंगर्स के कोबरे को अंदर ले जाओ। तो फिंगर्स का कोबरा अंदर जा रहा है तो फोर्स ऊपर जा रहा है, ऊपर क्या है? OY। बस खत्म। बस ध्यान ये रख लेना कि चार्ज नेगेटिव ना हो, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो उल्टी हो जाती डायरेक्शन, चार्ज पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, समझ गए? क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैं अब चार्ज पार्टिकल का आपको पाथ दिखाऊंगा जब थीटा 90 डिग्री है। पाथ देखेंगे चार्ज पार्टिकल का कैसा होगा जब थीटा 90 डिग्री है। ध्यान से सुनो, जब वेलोसिटी 0 है तब तो फोर्स ही नहीं लग रहा, पार्टिकल चल ही नहीं रहा। जब पार्टिकल पे के साथ थीटा 0 और थीटा 180 है वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड का, तो फोर्स तो नहीं लग रहा, लेकिन पार्टिकल चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। अगर 90 डिग्री है तो फोर्स इतना लगेगा, बात सही है, लेकिन पाथ कैसा होगा सर? पाथ कैसा होगा 90 डिग्री के केस में, वो भी तो बताओ। आओ, मैं ये मान के चलता हूं कि इस पूरे रीजन में, पूरे इस कमरे में, पूरे इस बोर्ड में, ऐसा मान लो, दिखा तो थोड़े में ही रहा हूं, पूरे इस बोर्ड पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, पूरे इस बोर्ड के अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्रॉस यानी कि अंदर की तरफ, ये इधर बस एक दिखा देता हूं, ये क्रॉस 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 क्यों बनाए हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत 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 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है,
जेड में, माइनस जेड में। पार्टिकल घुसा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पार्टिकल घुसा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गया। ठीक है जी, घुस गया अंदर। इस पे फोर्स लगेगा V क्रॉस B, जो अभी किया था, अभी किया था ना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, वेलोसिटी x में थी। V क्रॉस B, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, फोर्स लग गया ऊपर की तरफ। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है सर, फोर्स ऊपर की तरफ लग गया। अब पाथ कैसा होगा? जा रहा था इधर, देखो पाथ दिखा रहा हूं कैसा होगा, दिखेगा आपको, दिखेगा पाथ, सच में दिखेगा। ठीक है ना, जा रहा था इधर, खींच लिया गया उधर, जा रहा था इधर, मैं इधर जा रहा हूं, इसको ऊपर खींच लिया, मेरे को ऊपर खींच लिया। मैं इधर जा रहा हूं, ऊपर खींच लिया। मैं इधर जाना चाहता था, मेरे को इधर खींच लिया। तो भैया दोनों के बीच में कहीं जाऊंगा मैं, समझो इस बात को। क्या दोनों के बीच में कहीं जाऊंगा मैं? मानते हो इस बात को? मैं इधर जाना चाहता था, इधर खींच लिया गया, क्या दोनों के बीच में कहीं चला जाऊंगा? मुड़ जाऊंगा। ये देखो, भाई आप इधर जा रहे थे गाड़ी लेके, फोर्स इधर लग गया, तो गाड़ी आपकी ऐसे हो जाएगी, ड्रिफ्ट कर जाएगी गाड़ी उस तरफ। तो ये गाड़ी ऐसे ड्रिफ्ट कर गई, ठीक है ना। ड्रिफ्ट करके मान लो ऐसे हो गई, अब इधर आ गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ड्रिफ्ट करके मान लो यहां पे आ गई, अब आपकी वेलोसिटी इधर हो गई। बस देखते जाना जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, सही है, वेलोसिटी ऐसे हो गई। अब फोर्स किस तरफ लगेगा? V, देखो अब V इस तरफ है, अंदर की तरफ फिंगर्स को लेके जाओ, ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा। देखो जरा, V क्रॉस B, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? V क्रॉस B, ऐसे लग गया फोर्स, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। वेलोसिटी के साथ तो 90 डिग्री का एंगल ही होगा। ऐसे घूमता 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 फिर इधर बीच में से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। बताओ भैया, ऐसे निकल जाएगा ये, V और B के बीच में जाता रहेगा। ये वेलोसिटी इधर थी, फोर्स इधर लग गया तो बीच में निकल गया। वेलोसिटी इधर थी, फोर्स इधर था तो बीच में से निकल गया। अब यहां पहुंच गया, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब ज्यादा देर का खेल नहीं है, अब आपको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी इधर हो गई, ठीक है ना। अब देखो V ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर, फोर्स इधर, फोर्स इधर, समझ पा रहे हो? अब फिर ऐसे मुड़ जाएगा बीच में, इनके बीच में फिर मुड़ जाएगा, समझ पा रहे हो? वेलोसिटी उधर है, फोर्स इधर है, फिर मुड़ गया, फिर मुड़ गया। ऐसे कर करके हर पॉइंट पे मुड़ेगा ये, और पाथ सर्कुलर होगा। ऐसे कर करके कर करके कर करके हर पॉइंट पे मुड़ेगा, और मैग्नेटिक फोर्स हर पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, पाथ सर्कुलर होगा। ध्यान से समझो, मैं आपको हर पॉइंट पे बना के दिखाता हूं, हर पॉइंट तो नहीं, लेकिन जो बेसिक बेसिक मेन पॉइंट्स हैं उन पे मैं आपको बना देता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, अंदर की तरफ है, मैं हर जगह दिखा नहीं रहा, वो डायग्राम गंदी हो जाती है, बस एक जगह क्रॉस दिखा दिया, अंडरस्टूड है। फोर्स V क्रॉस B ऊपर, इधर, इधर जाओगे इधर लग जाएगा, इधर जाओगे इधर लग जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। देखो V क्रॉस B, सॉरी
मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस B फोर्स ऊपर, V क्रॉस B फोर्स इधर, V इधर क्रॉस अंदर फोर्स नीचे, V क्रॉस B फोर्स इधर। समझ पा रहे हो? हर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी, क्या है? हर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है। वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट है, वैसे भी आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये जो फोर्स आएगा हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा दोनों के। भाई क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर बनता है ना वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है जिनसे वो बनता है। तो फोर्स जो भी होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, तो ये फोर्स लग गया। पाथ कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। पाथ कैसा दिख रहा है? सर्कुलर। एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। सर ये 90 डिग्री का एंगल कैसे है? अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है एक्स में, वेलोसिटी एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर यानी कि -z में। जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता दूं, हालांकि पिछले क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफाई कर दिया था। यहां पे देखो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना? कोई क्लियर? ठीक है जी, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा भाई। सर्कल में घूमेगा पार्टिकल। किसमें घूमेगा? सर्कल में। किसमें घूमेगा? सर्कल में घूमेगा पार्टिकल। पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है जी, सर्कुलर पाथ में घूमेगा पार्टिकल। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसकी तरह एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। मैग्नेटिक फोर्स किसकी तरह एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ। ये सेंटर है। मैग्नेटिक फोर्स किसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा भैया। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है भाई? मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, घूम जाएगा सर्कल में, घूम जाएगा सर्कल में, घूम जाएगा सर्कल में, घूम जाएगा। ध्यान में रहिए। अच्छा, सर्कल में घूमेगा सर, रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? चलो फिर आओ तुम्हें रेडियस बताएं। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस देखो। अब ये बात तो क्लियर हो गई ना कि सर्कल में घूमेगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। बस एक बना देते हैं, ज्यादा नहीं बनाते। ठीक है, रेडियस। रेडियस क्या होगा? जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है, जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो फोर्स जो है वो क्यू वी बी साइन थीटा। बता भी चुका हूं, साइन 90 सीधा 1 है, तो क्यू वी बी हो जाता है फोर्स। ठीक है ना? और मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स आता है दुनिया में, मतलब भगवान जी हैं जो अलग से फोर्स भेजते हैं वो दुनिया में कि लो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया एक। ऐसा नहीं होता भाई। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती हैं। कोई अलग से हवा से उड़ के कोई फोर्स नहीं आता। नहीं बेटा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है।
क्या आता है, क्या आता है? देखो ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जब पत्थर को किसी रस्सी से बांध के घुमाते हो, जब तक वो टूट के किसी के सर पे नहीं लग जाता, तब तक उस रस्सी की जो टेंशन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। जब गाड़ी सर्कल में घूमती है तो गाड़ी के टायर्स पे लगने वाली फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई दुनिया में अलग फोर्स नहीं है। जो दुनिया में फोर्सेस प्रेजेंट हैं वही अलग अलग सिचुएशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका निभाते हैं। समझ गए? जैसे आप ऐसे समझो कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो फोर्सेस हैं, अलग अलग फोर्सेस हैं बच्चे, और उनमें से एक को मॉनिटर चुना जाएगा। मॉनिटर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बारी बारी से हर एक अलग अलग बच्चा मॉनिटर बनेगा, यानी कि वो बच्चा, यानी कि फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स बनेंगे बारी बारी से। कभी फ्रिक्शन, कभी टेंशन, कभी नॉर्मल रिएक्शन, कभी मैग्नेटिक फोर्स, बारी बारी से सेंट्रीपिटल फोर्स बनेंगे। तो मॉनिटर जो बनेगा वो उन्हीं बच्चों में से बनेगा ना, कोई अलग से मॉनिटर थोड़ी है कि क्लास के बाहर से आके कोई मॉनिटर बन जाएगा, नहीं, उन्हीं बच्चों में से बनेगा ना मॉनिटर। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो उन फोर्सेस में से ही बनता है। QVB सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m इज द मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। QVB इज इक्वल टू mv²/r। तो एक वेलोसिटी कट गई, तो रेडियस का फॉर्मूला mv/qb आ गया। ये रेडियस का फॉर्मूला है भाई, mv/qb, mv/qb। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। mv/qb, mv/qb, mv/qb। m मास है, v वेलोसिटी है, चार्ज q है, b मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर इसके पास रेडियस है, घूम रहा है सर्कल में, तो सर्कल में घूमने का कोई टाइम पीरियड भी होगा। सर्कल में घूमने का कोई टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड होता है जी 2πr/v। 2πr/v सर्कल में घूमने का टाइम पीरियड। डिस्टेंस कितना? 2πr। स्पीड कितनी? v। 2πr/v, 2πr/v। r की वैल्यू क्या है? mv/qb, और यहां पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगी, टाइम पीरियड आ गया जी 2πm/qb। ये टाइम पीरियड हो गया, एक चक्कर का टाइम पीरियड हो गया। दिस इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ये एक सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, ये QB/2πm होगा फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या स्पीड, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t कह लो, या 1/t को f बोलते हैं, या 2πf कह लो। 2π/t या 2πf एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी ये रही, इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी है QB/2πm। 2π कट गई, जो पाई जोड़ी थी, पाई जोड़ के 2π जोड़ी थी, तो ये कट गई, तो ओमेगा आ गया QB/m। इस पूरे घटनाक्रम में आपको 4 फॉर्मूले लिखे हुए नजर आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में आपको 4 फॉर्मूले लिखे हुए नजर आ रहे हैं। रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं यहां। ठीक है जी।
अब मेरी बात को बहुत क्लियरली समझना, जो ये फॉर्मूले लिखे हुए नजर आ रहे हैं अभी बता रहा हूं मैं आपको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/QB, ये याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है QB/2πm, ये 1/T होता है। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf या 2π/T होता है, ये तो याद रह ही जाएगा। तो ये QB/m हो गया ओमेगा का फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले आप देखो जरा, तीनों फॉर्मूले आप देखो जरा, ठीक है ना, तीनों फॉर्मूले जरा ध्यान से इन तीनों फॉर्मूलों को देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, इन फॉर्मूलों में ना तो रेडियस है ना वेलोसिटी है। रेडियस और वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं है। जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे ना, एक अनजाने में एक चीज हुई थी हमसे, हमने ध्यान नहीं दिया, मतलब किया तो हमने सही है कि रेडियस का जब फॉर्मूला लिखा mv/qb तो v कट गया, कट गया। मतलब यह हुआ कि ये तीनों चीजें रेडियस या वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। टीबी स्पेशल पॉइंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी या स्पीड, इस पे डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। यानी कि ये कितनी भी हो जाए टाइम पीरियड में नहीं आता। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे। किसका मास कितना है, चार्ज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। फ्रीक्वेंसी भी इन्हीं पे डिपेंड कर रही है, ओमेगा भी इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। सर क्या मतलब है, कुछ फील दिला दो। अब मैं आपको फील दिलाता हूं इस चीज की, अब इस चीज की मैं आपको फील दिलाता हूं। देखो, रेडियस तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, रेडियस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। रेडियस कितना होगा यह वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या स्पीड पे डिपेंड करता है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा रेडियस, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा रेडियस। अब फील करो, मैं भी आपको फील करवाऊंगा। टीबी स्पेशल फील, फील क्या है सुनो। फील यह है कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, अगर किसी पार्टिकल की कम वेलोसिटी है तो उसका रेडियस छोटा होगा। किसी पार्टिकल की ज्यादा वेलोसिटी है, सपोज करो इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी 2v है, तो जिसकी वेलोसिटी v उसका मान लो रेडियस r है, तो जिसकी वेलोसिटी 2v होगी उसका रेडियस 2r हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। टाइम पीरियड क्या, दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बता रहा हूं। देखो 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 देखो, बता रहा हूं। जिसकी वेलोसिटी v है उसका रेडियस छोटा है। उसने क्या सोचा, इस चार्ज पार्टिकल ने सोचा, चार्ज पार्टिकल के पास भी सोचो दिमाग है। चार्ज पार्टिकल ने सोचा मुझे जल्दी चक्कर कवर करना है, मुझे जल्दी चक्कर कवर करना है, तो मैं अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेता हूं। चार्ज पार्टिकल ने वेलोसिटी बढ़ा ली। जैसे ही चार्ज पार्टिकल ने वेलोसिटी बढ़ाई, इसका रेडियस भी बढ़ गया। समझ पा रहे हो ना, रेडियस भी बढ़ गया। तो बात बराबर अपन की। भाई पहले कम वेलोसिटी थी लेकिन डिस्टेंस भी तो कम कवर करना था। पहले का टाइम मुझे बताओ, पहले वाले पार्टिकल को कितना डिस्टेंस कवर करना था, 2πr, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। दूसरे वाले पार्टिकल को 2π इंटू 2r कवर करना था 2v स्पीड से। बात तो एक ही है भाई, ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बात तो एक ही है भाई। जिसकी पार्टिकल के पास स्पीड ज्यादा भैया उस पर जिम्मेदारी भी तो ज्यादा, उसको बड़ा सर्कल कवर करना है। जिस पार्टिकल की छोटी स्पीड है उसको छोटा सर्कल कवर करना है, तो टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा।
फील आ रही है? डायग्राम बना के फील आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर वेलोसिटी बढ़ा दें तो फिर यह कम टाइम में कवर कर लेगा चक्कर। अरे भैया अगर वेलोसिटी तुमने बढ़ा दी तो रेडियस भी बड़ा कवर करना पड़ेगा, बात वहीं पे आ जाएगी, बात वहीं पे आ जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम पीरियड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करते, रेडियस या वेलोसिटी पे डिपेंड करते ही नहीं है। हाँ रेडियस वेलोसिटी पे खुद डिपेंड करता है, वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा, लेकिन टाइम पीरियड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इस बात पे डिपेंड नहीं करते, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? यस सर क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब समझो, आगे आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल, स्पीड v से जा रहा है, इसका मास m है, मैग्नेटिक फील्ड b है, रेडियस r है, ठीक। k है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, या तो ये याद रख लो, ये तो याद ही है सर। चलो अब रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी बाई क्यू बी। कुछ बच्चों को चैन आता ही नहीं है, वो कहते हैं सर हमें कोई और फॉर्मूला दो सर। चलो दे रहा हूं फॉर्मूला। तो स्पीड को लिख दो क्यू बी आर बाई एम, लिख सकते हैं, फिर लिख दो यहां पे हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। देख लो जरा, क्यू बी आर बाय एम, एक एम से एक एम कट गया, तो ये बन गया चार्ज का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर बाय 2m, नीचे 2b है। याद करना चाहो कर लो, ऑप्शनल है, ठीक है ना, ऑप्शनल है, याद करना ऑप्शनल है। सर फिर याद क्या करना है? याद करना क्या है? ये याद करना है, याद होना चाहिए, और ये याद कर लो बस, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं। बाकी तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम कर लोगे, ओमेगा 2 पाई एफ कर लोगे या 2 पाई बाई टी कर लोगे, आ जाएगा, ठीक है ना। ये याद करना है, बस दो फॉर्मूले, ठीक है ना। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, याद करना ऑप्शनल है। तो मेरे को याद है क्योंकि बहुत बार यूज कर लिया, बहुत बार यूज कर लिया तो याद हो गया। आप अगर बहुत बार यूज कर लोगे, किसी क्वेश्चन में यूज कर लोगे, किसी फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे तो याद हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इसको याद करना कोई टेढ़ी खीर है, ऐसा नहीं है ना। टेढ़ी खीर समझते हो? अब ये पता नहीं कहावत कहां से आई कि खीर टेढ़ी हो गई, कभी सुना खीर टेढ़ी हो गई? है कहावत तो है। तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है कि काम बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। टेढ़ी खीर का मतलब क्या है? काम बहुत मुश्किल है, यही बात हो गई। चलो, लेकिन पानी पीना टेढ़ी खीर नहीं है, पानी पीना बहुत आसान है। ऐसे आप मुंह को खोलेंगे, पानी पी सकते हैं आप, फिर मुंह खोलेंगे, फिर पानी पी सकते हैं, बार बार पी सकते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। आइए सवालों की बौछार। सवाल क्या है सुनिए। चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 मिली कूलम and mass 2 gram is moving with a speed of 5 meter per second in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Find the maximum acceleration of the charge particle. देखो चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, पहले तो 1 मिली कूलम, सारी चीजें लिख लो, मास 2 ग्राम, ठीक है ना, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। आपसे क्या पूछा गया? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। देखो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स बाय मास। फोर्स होता है यहां पे क्यू वी बी साइन थीटा बाय मास, यही होता है। एक्सेलरेशन मुझे मैक्सिमम चाहिए,
इसका मतलब मुझे साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम ये वैल्यू 1 होती है जब थीटा क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि अल्टीमेटली थीटा 90 डिग्री है। गिवन नहीं है क्वेश्चन में, गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं। देखो ध्यान दो, देखो लिखा हुआ है थीटा जब 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, तो एक्सेलरेशन भी तो तभी मैक्सिमम होगी बस। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी? QVB, फोर्स बाय मास। चार्ज लिखो, अब लिखो 1 मिली कूलम 1 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, ठीक। 2 ग्राम 2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो सही है, तो चार्ज 1 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना, 1 मिली कूलम। V वेलोसिटी 5, मैग्नेटिक फील्ड 0.5, मास 2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये कट गया तो 5 इंटू 0.5 2.5 बाय 2, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर, ठीक है जी। क्लियर हो गया? बहुत क्लियर होना चाहिए भाई, कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें, मतलब वेरी 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 क्लियर। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत अच्छे। आ गई एक्सेलरेशन। अगले सवाल पे आओ। ये अगला सवाल 2009 में आया था, 2009 का सवाल है। सवाल क्या है देखो, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction when the particle velocity is 2i plus 3j into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। भैया फोर्स बताना है, फोर्स बताना है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। फोर्स बताना है, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दे ही रखी है, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है? -2 माइक्रोकूलम, मतलब -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। पहली बात तो ये, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला की वाई डायरेक्शन में, तो 2 टेस्ला अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जे कैप, 2 टेस्ला जे कैप। वेलोसिटी है 2i प्लस 3j इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस पे फोर्स बताना है। देखो फोर्स वेक्टर फॉर्म में, अब सारा कुछ वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, तो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है ना, क्यू वी क्रॉस बी। करें, कर लेते हैं एक बार ये तरीका देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ फील भी करवाऊंगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है मैं वेक्टर फॉर्म से ही करूंगा, पहले एक बार वेक्टर फॉर्म से करके दिखा देता हूं मैं कि वेक्टर फॉर्म से कैसे होगा, ठीक है। चार्ज -2 इंटू 10 की पावर -6, वेलोसिटी 2i 3j, 2i 3j इंटू 10 की पावर 6 क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 2j कैप, मैग्नेटिक फील्ड 2j कैप। सही है जी, सही है, यस सर सही है। ओके, ध्यान से सुनो, ये बचा है, एक बात समझो, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो आई का जे के साथ जब हम करेंगे तो के बनता है, जे का जे के साथ कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता ही नहीं, जीरो। ये क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो बनता है, जे का जे के साथ जीरो बनता है भाई, याद है, जे का जे के साथ जीरो बनता है, तो आई का जे के साथ बनता है तो के हो जाता है, आई क्रॉस जे के होता 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 है। दोबारा दोबारा बोल रहा हूं, फोर्स -2, अब 2i और 2j,
ये को भूल जाओ, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतू है ये, फोर्स निकालने के लिए फालतू है। 2i2j, तो ये बन गया 2 3 बार है, और i क्रॉस j क्या बनता है, k, तो -8k न्यूटन। देख लो भाई, आंसर देख लो आप, -z ये आंसर है। 2009 का सवाल है, बेहद आसान सवाल है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली, ठीक। लेकिन और इजी करना चाहते हैं सर ये डायरेक्शन z y z -z, चलो अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको अब टीबी स्पेशल करवा रहा हूं। वेलोसिटी जो है वो 2i2j है, इंटू 10 की पावर 6, 2i3j सॉरी, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड 2j कैप है, और चार्ज -2 इंटू 10 की पावर -6 है। एक बात सुनो, बात सुनो, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या कोई फोर्स लगता है, 0। तो J और J, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर वेलोसिटी 3j कैप है और मैग्नेटिक फील्ड 2j कैप है, तो इसकी वजह से तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, ये तो फोर्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। समझ में आई बात? इन दोनों को मैं ऐसा करता हूं, जे कैप में बनाता हूं, वेलोसिटी भी जे में, मैग्नेटिक फील्ड भी जे में, क्या कोई फोर्स लगेगा? नहीं। फोर्स क्यों लगेगा? सिर्फ एक्स वाले कंपोनेंट की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड जे में है, ध्यान से सुनो, फोर्स क्यों लगेगा? वेलोसिटी के सिर्फ एक्स वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा। कितना है? 2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 2। एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक्स वाला कंपोनेंट है, फोर्स QVB होता है, ये 10 की पावर 6 तो कट जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है ना। QVB, Q कितना है? -2। वेलोसिटी कितनी है? 2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 2, -8। 2 2 2 खत्म। ध्यान से देखो, सिर्फ एक्स कंपोनेंट को देखो भाई, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो इग्नोर कर दो क्योंकि उसकी वजह से तो फोर्स लगना ही नहीं। एक्स कंपोनेंट को देखो, 2 2 2, 8 आ गया। नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? वेलोसिटी एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जे में है। डायरेक्शन से देख लो, एक और तरीका बता रहा हूं, डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन देख लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। एक्स वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को तो भूल जाओ, एक्स वाली देखो, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव प्लस वाई में, वेलोसिटी प्लस एक्स में, और चार्ज नेगेटिव है। राइट एंड थंब रूल लगाओ, थंब बाहर आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है, डॉट, लेकिन फोर्स कैसा लगेगा? क्रॉस, क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव। थंब बाहर आ रहा है लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स क्रॉस हो जाएगा। थंब बाहर आ रहा है, फोर्स क्रॉस हो जाएगा, और क्रॉस क्या है? -z। ये लो, खत्म। कुछ भी और -z और कहीं है ही नहीं, तो -z वाला एक ही ऑप्शन है, सीधा कर लो, कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा बस डायरेक्शन निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। टीबी स्पेशल, डायरेक्शन निकाल दो, आपका काम हो गया। -z वाला एक ही ऑप्शन है, उसको टिक करो, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है।
चलो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये चीज समझ में आई है। मैंने आपको सब तरीके से बता दिया ये क्वेश्चन, सब तरीके से। कंसेप्ट को समझने के लिए, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया है। चलो और आगे आओ। चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन द 2003 में सवाल आया था। सवाल क्या, एक बार पढ़ लो। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो क्या क्या चीजें होंगी? मतलब थीटा 90 है, थीटा 90 है, मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वही केस मान लो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। हाँ सही बात, स्पीड चेंज नहीं होती भाई, वही रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है ना, स्पीड चेंज नहीं होती। ये ऑप्शन सही है, वैसे ऑप्शन सही है, यही आंसर है। बाकी चेक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चेक करवा देता हूं कि ये गलत है, मैं चेक करवा देता हूं कि ये गलत है। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या डायरेक्शन अनचेंज्ड है? नहीं, चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन जो होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय मास, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r/m। एक्सेलरेशन v²/r होती है सेंट्रीपिटल, आपको भी सबको पता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इसका, एक्सेलरेशन का, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं AC लिखा है इसको मैंने, AC मतलब ए सेंट्रीपिटल। सर आप कह रहे हो हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है एक्सेलरेशन, फिर भी डायरेक्शन कह रहे हो चेंज हो रही है। अरे देखो तो सही, खुद घूम रहा है पार्टिकल, खुद घूम रहा है, मैं खुद घूमना शुरू कर दूं, मान लो मैं घूमते घूमते ऊपर देखूं और ऐसे घूमता घूमता चला जाऊंगा, चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं यार, अरे नोबिता मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बचाओ नोबिता, डोरेमोन, डोरेमोन बचाएगा। सही में चक्कर आ गए भाई, मैं नोबिता को कह रहा हूं कि बचाओ मुझे, डोरेमोन बचाएगा भाई। एक्सेलरेशन ऊपर है, यहां पे एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, यहां पे राइट में है, यहां पे नीचे है, चेंज हो रही है ना डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंजेस। ये गलत क्यों किया? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं, मैग्नीट्यूड, स्पीड वो तो चेंज नहीं हो रही, स्पीड तो फिक्स है, ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट है, जो कि पहला ऑप्शन है, बट डायरेक्शन चेंजिंग। फिर से वही कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, पंगा यही है भैया। मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का भी फिक्स है, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का भी फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, बात यही है। इसीलिए आंसर 1 है, इसीलिए आंसर क्या है? 1, खत्म। समझ में आया? बोल दो। हाँ, ये क्या हुआ? ये ऑप्शन कुछ और आ गए इसके, मैं ऑप्शन चेंज करता हूं, ऑप्शन चेंज करने रह गए इसके, ऑप्शन गलत टाइप हो गए। इसके ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको, मुझे याद है, मुझे याद है। इतनी देर आप क्वेश्चन देख सकते हो इसको।
ऑप्शन सुनो। यही ऑप्शंस। अरे ये क्या किया मैंने, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनिएगा इस चीज को। पार्टिकल ऑफ मास एम, चार्ज क्यू एंड काइनेटिक एनर्जी टी ट्रेवर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर। जिन लोगों को यहां पे ट्रांसवर्स का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूं, ट्रांसवर्स का मतलब आप लोगों के लिए बेटा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव सुनी है, बस वही है, थीटा 90 डिग्री है, कहने का मतलब यह है। पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, ठीक है ना, और उसकी काइनेटिक एनर्जी t कह रखी है। काइनेटिक एनर्जी t टाइम पीरियड नहीं है, t टाइम पीरियड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडिकेशन नहीं, इंडक्शन, क्या बोल रहे हैं, इंडक्शन, ये इंडक्शन है, दैट इज बी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी है, कहने का मतलब। तो 3 सेकंड बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है बेटा। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो पाथ सर्कल होता है, पाथ सर्कुलर होता है। 3 सेकंड बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है भैया। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास फिक्स है, स्पीड फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो फिक्स ही रहेगी बेटा। स्पीड ने चेंज होना नहीं, वेलोसिटी जरूर चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। हाफ एम वी स्क्वायर है, ना तो वी चेंज हो रहा ना मास चेंज हो रहा, ना तो वी चेंज हो रहा ना मास चेंज हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी? ऑप्शन यही है, T2 T3 T40। तो 3 सेकंड बाद कुछ लोग सोचेंगे सर 3T हो जाएगी, अरे पागल हो क्या, पागल हो, समझे? समझे कि नहीं समझे? बहुत क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी क्लियर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v। ये होमवर्क है, ठीक, होमवर्क क्वेश्चन पढ़ लोगे तो हो जाएगा। 2009 2007 दो बार आ गया ये, सुनिएगा। फ्लेमिंग अंकल ने ये चार्ज पार्टिकल के लिए उसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए एक और रूल दिया था। एक तो राइट हैंड थंब रूल है, वो तो वैलिड है हमेशा। थीटा 90 डिग्री जब होगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा तब के लिए फ्लेमिंग अंकल के पास एक रूल है। ये रूल हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पता होना चाहिए। कोई पूछ लेता है, कोई सड़क पे जा मत चल रहे हो तो भाई आपसे पूछ लेगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो भैया आपको बेइज्जती महसूस हो वहां पे, इससे अच्छा कि आप याद कर लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज आवर थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहे हैं कि फोर फिंगर ये वाली होती है बेटा, फर्स्ट फिंगर को फोर फिंगर कहते हैं। अवर थंब एंड मिडिल फिंगर तीनों को आपस में परपेंडिकुलर रखें। परपेंडिकुलर देखो, एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में। देखो ये वाई, ये एक्स और ये जेड आपकी तरफ, ठीक। एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर अगर हो, यानी कि थीटा 90 हो, देन द थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो थंब जो है, इससे फोर्स पता चलता है, थंब जो है इससे फोर्स पता चलता है, मैग्नेटिक फोर्स। द फोर फिंगर मतलब फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर मतलब फर्स्ट फिंगर,
ये क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मिडल फिंगर, मिडल यानी कि सेंट्रल फिंगर, मिडल कह लो या कई बुक्स में सेंट्रल लिखा होगा, एक ही बात है, सी कह लो इसको। तो ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी कि वेलोसिटी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी कि वेलोसिटी। अगर फोर फिंगर, आपकी पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताए, मिडल फिंगर वेलोसिटी बताए, तो थंब फोर्स बताएगा। और ये तब बताएगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, किसी और थीटा के लिए नहीं। ठीक है जी, इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, अभी मैं करके दिखा देता हूं। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, प्लस चार्ज है, V क्रॉस B, ऊपर फोर्स। मानते हो इस बात को? कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट हैंड थंब रूल से किया। अब इसको समझो, अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाओ, सेंट्रल फिंगर को वेलोसिटी की तरफ, तो थंब ऊपर जा रहा है अपने आप। क्या थंब अपने आप ऊपर जा रहा है? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब अपने आप ऊपर जा रहा है। ठीक है, यह केस देख लो। अब डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, वेलोसिटी उधर है। देखो जरा, वेलोसिटी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, थंब नीचे, तो मतलब फोर्स नीचे। लेकिन यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यहां पे ये देना, नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए है, नेगेटिव के लिए उल्टा कर दो बस। नेगेटिव के लिए अलग से रूल मत लगाने लग जाना, नेगेटिव के लिए बस उल्टा कर दो, नेगेटिव के लिए उल्टा कर दो, समझे? याद रहेगा, बस याद रखना है। लगाना हर बार कौन है? राइट हैंड थंब रूल, बस इसको लगाओ। जैसे V क्रॉस B, V क्रॉस, अब इसमें भी दिखा देता हूं। डॉट है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो V से बाहर की तरफ आओ, वेलोसिटी उस तरफ है, बाहर की तरफ आओ, दिख रहा है? हाँ, तो लगाना हर बार राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन यह पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए भाई, लगाना राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन यह पता होना चाहिए। चलो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा और उसका वर्क डन क्या होगा? देखो, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी देखो ऐसे है, तो हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ds कहूं डिस्प्लेसमेंट को, हर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स देखो इसके परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट पे। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स WB इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा बेटा, क्योंकि cos 90 आएगा और cos 90 होता है 0। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 0। कोई वर्क नहीं करता मैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ इसको पकड़ के सर्कल में घुमाता है, बस बस, सिर्फ सर्कल में घुमाता है, सिर्फ सर्कल में घुमाता है, वर्क नहीं करता, काम नहीं करता कोई। सर आप कहोगे घुमाता तो है, ये तो काम ही हुआ, है ना। डायरेक्शन चेंज करता है, क्या चेंज करता है? डायरेक्शन चेंज करता है।
डायरेक्शन चेंज करता है, पकड़ के सर्कल में घुमाता है, वर्क नहीं करता। फिजिक्स की भाषा में कोई वैसे तो काम कर ही रहा है, नॉर्मल भाषा में तो काम कर ही रहा है सर, पकड़ के सर्कल में घुमा रहा है ना, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, लेकिन फिजिक्स की भाषा में कोई वर्क नहीं कर रहा। समझ गए? वर्क एनर्जी थ्योरम होती है एक, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हो अगर उन सब का वर्क डन देखें वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहां पे एक ही फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, उसका वर्क डन, भाई वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। इसका वर्क जीरो है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो है, तो इसका मतलब के फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये देखो 3 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी पूछिए, चेंज ही नहीं होगी भैया, वर्क डन जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, स्पीड फिक्स रहेगी। हाँ वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड नहीं चेंज होगी, स्पीड वही रहेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। मास चेंज हो नहीं रहा तो स्पीड चेंज होगी नहीं, खत्म बात। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, जीरो जीरो जीरो। ठीक है जी? तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन यहां पे जीरो है, ये सिर्फ सर्कल में पकड़ के घुमाता है, डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड नहीं चेंज करता। वर्क तब आता है जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, यानी कि स्पीड चेंज हो, वो नहीं करता ये सिर्फ पकड़ के उसे सर्कल में घुमाता है, पकड़ के सर्कल में घुमाता है। पावर भी जीरो होगी, कोई पावर भी नहीं देता, पावर भी जीरो होगी भैया। देखो पावर, देखो पावर पी, पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर ही तो है, पावर भी जीरो होगी बेटा, पावर भी जीरो होगी। नो पावर डिलीवर्ड, ये फोर्स कोई पावर भी नहीं देता, ये सिर्फ पकड़ के सर्कल में घुमाता है, पकड़ के सर्कल में घुमाता है। पावर भी जीरो है, वर्क भी जीरो है, कोई काम नहीं करता ये, और वर्क भी जीरो है। ठीक है जी? अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जो ये रेडियस लिखा हमने सर्कुलर पाथ का, इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ये जो हमने सर्कुलर पाथ का रेडियस लिखा है, इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना? अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में लिखेंगे इसको। देखो देखिएगा, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाई क्यूबी, ठीक है? v वेलोसिटी होता है, ओके। मास इंटू वेलोसिटी को लिख सकते हैं मोमेंटम, तो रेडियस को ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर p इज m इंटू वी, और p को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ठीक है जी? p को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। कोई दिक्कत? ओके। एक और फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। ऐसा करो, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये बन गया m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। m इंटू वी मोमेंटम हो गया, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है, p स्क्वायर बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मोमेंटम को लिखना हो तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी, तो p को लिखना हो तो ये अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या? अगर p को लिखना हो तो अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, बस यहां पे पुट कर दो। रेडियस का फॉर्मूला है मोमेंटम बाय क्यूबी, तो मोमेंटम की जगह अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख दो, बाय क्यूबी कर दो। मोमेंटम की जगह अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख दो, बाय क्यूबी कर दो।
ये रेडियस का एक और फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ये रेडियस का फॉर्मूला मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ये रेडियस का फॉर्मूला मोमेंटम की फॉर्म में। ये रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में। ध्यान से सुनो। मान लो कि चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ये ना बैटरी लगी हुई है एक V, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ध्यान से समझना मेरी बात को। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, हमारे पास यहां पे चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये प्लेट्स हैं ना, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये कहां जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि उधर फोर्स लगेगा इस पे। पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये वोल्टेज लगाने से क्या इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है? क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स इस पे इधर लग रहा है, फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो क्या ये एक्सेलरेट हो रहा है? मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैंने बैटरी लगाई, ये प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये प्लेट है नेगेटिव प्लेट। दोनों प्लेट्स के बीच में बैटरी लगा दी, उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज को इसके बीच में छोड़ा तो इसके पास क्या आई? वेलोसिटी आई, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस प्लेट, इस बैटरी की वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। इस बैटरी की वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ, जाके उस प्लेट से टकरा जाएगा। तो ये जो वोल्टेज है इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ध्यान ये रखना कि जो मैंने वेलोसिटी को लिखा है ना वो छोटे v से लिखा है, और वोल्टेज को बड़े v से लिखा है। वोल्टेज को बड़े v से लिखा है, वेलोसिटी को छोटे v से लिखा है। यह बात का ध्यान रखना, ठीक। अब यह चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एक्सेलरेट होगा तो इसको क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है उससे इसे क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना भाई। यह पार्टिकल इधर जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फोर्स लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? चार्ज इनटू वोल्टेज। ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है। उधर जाने से ये पोटेंशियल एनर्जी क्या बन चुकी है? काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज लिख रहा हूं मैं। ये सारा तामझाम पता आपको क्यों समझाया? काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज लिखने के लिए। दोबारा सुन लो, मैंने क्या लगाई? यहां पे एक बैटरी लगाई, दो प्लेट्स लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दिए। इधर से इधर जाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम होगी। भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी है कितनी? चार्ज इनटू वोल्टेज, बस वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज हम यहां पे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू वोल्टेज हम यहां पे लिख सकते हैं भाई। तो लिखो, किसने मना किया? √2mk बाय QB। K को लिख दो चार्ज इनटू वोल्टेज बाय QB। ये वोल्टेज है बेटा, बड़ा V वोल्टेज है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ऐसा करो, यहां पे √2mqV है। ये जो नीचे चार्ज लिखा हुआ है इसको √Q इंटू √Q लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड को तो ऐसे ही रहने दो।
क्यों लिख लो, एक √2 क्यू काट दो, √2 काट दो, तो रेडियस बन गया हमारे पास √2m वोल्टेज बाय √q बचेगा, 1/b बाहर है, √2m वोल्टेज बाय चार्ज, √2m वोल्टेज बाय चार्ज, ठीक है, √2m वोल्टेज बाय चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। याद रहेगा, याद रहेगा ना भाई, बिल्कुल याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेडियस के 4 फॉर्मूले हो गए, रेडियस के 4 फॉर्मूले हो गए भैया जो याद रखने हैं, mv/qb, p/qb, √2mk/qb और √2m वोल्टेज बाय चार्ज और b बाहर। सही है जी, ध्यान रहेगा। ओके सर, ये आपने करवाए क्यों हैं, बता रहा हूं, ये सवाल देखो, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल विद द सेम मोमेंटम एंटर परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स, ठीक है ना, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स विद देयर मोमेंटम सेम, मोमेंटम सेम है, ठीक है ना। आयोनाइज हाइड्रोजन पार्टिकल से पहले एक सवाल देखो जो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करवाएगा इस चीज को। दो पार्टिकल्स को कंपेयर करो, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कौन होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है बेटा, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम का जो न्यूक्लियस बचता है वो अल्फा पार्टिकल होता है, मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है बस, ये अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है ना। अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज Q मान रहा हूं और मास M मान रहा हूं, प्रोटॉन का चार्ज +E होता है और मास M होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज डबल होता है बेटा क्योंकि 2 प्रोटॉन आ गए, और मास 4 गुना होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, लगभग इनका मास बराबर ही होता है, तो 4 गुना मास हो गया, इसका मास 4m होता है। अगर आप इसका मास m मान रहे हो तो इसका मास 4m मानोगे, इसका चार्ज q मान रहे हो तो इसका चार्ज 2e मानोगे, इसका e इसका 2e, इसका चार्ज q इसका चार्ज 2q, डबल चार्ज होगा, q 2q m 4m। तो याद रखना अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो प्रोटॉन से डबल होता है, मास 4 गुना होता है। अब समझो, अब समझो इस बात को। अब आपको बोला जाए कि 2 पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद, पहला केस सेम मोमेंटम, दूसरा केस सेम काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड रेशो ऑफ देयर रेडियाई, रेशो ऑफ देयर रेडियाई इन बोथ केसेस, रेशो ऑफ देयर रेडियाई इन बोथ केसेस, ठीक है जी, रेशो ऑफ देयर रेडियाई इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में इनके रेडियाई का रेशो निकालो यानी कि रेडियस का रेशो निकालो, सेम मोमेंटम सेम काइनेटिक एनर्जी। पहला केस सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक केस, एक तरफ प्रोटॉन है बेटा और एक तरफ अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन का चार्ज Q, इसका चार्ज 2Q, अगर इसका मास M तो इसका चार्ज मास 4M, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम, दोनों ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सेम में एंटर हुए हैं, कुछ अलग अलग लिख नहीं रखा तो हम सेम ही मान के चलेंगे, और पहले केस में मोमेंटम भी सेम है, तो इनके रेडियस का रेशो बताना है,
इनके रेडियस का रेशो बताना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv/qb। मोमेंटम की फॉर्म में क्या होता है? p/qb। उन्होंने ये नहीं बोला कि इनकी वेलोसिटी सेम है ना, उन्होंने ये नहीं बोला कि इनकी वेलोसिटी सेम है, उन्होंने कहा मोमेंटम सेम है। चलो p/qb लिख सकते हैं। अब मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मानते हो? रेडियस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। तो आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेडियस का रेशो निकालना है, और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब चार्ज ऊपर आएगा अल्फा पार्टिकल का और नीचे प्रोटॉन का जाएगा। उल्टा है, रेडियस प्रोटॉन बाय अल्फा तो चार्ज अल्फा बाय प्रोटॉन। अल्फा पे कितना चार्ज है? 2q, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? 2। तो 2:1 आंसर है बेटा। 2:1 आंसर है। 2:1 आंसर है भाई, लिख लो। अच्छा, दूसरा केस, काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक तरफ प्रोटॉन, फिर वही लिख रहा हूं, और एक तरफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज q, 2q, मास m, 4m, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है ना, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस का फॉर्मूला ये लगाओगे, क्या क्या चीज सेम है? k सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, और 2 भी सेम है। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास बाय चार्ज। अंडर रूट मास बाय चार्ज, ये बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आए हैं, सीबीएसई बोर्ड में, उसके बाद नीट में भी आए हैं, दोनों में आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में भी और नीट में भी, बोर्ड में भी और नीट में भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आए ही आए हैं, आए ही आए हैं, ठीक है ना। अंडर रूट 2m/k/qb, इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है। अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम दी होती सर तो वो वाला लगा देते, ठीक है ना। इजी पड़ता है, इजी रहता है इससे। देखो अब, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका रेशो देखूंगा मैं। देखो ध्यान से, जब मैं इनका रेशो करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास है ये। तो मास जब मैं लिखूंगा तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर आएगा और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल नीचे जाएगा, क्योंकि मास ऊपर है। तो प्रोटॉन के सामने मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल के सामने मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। चार्ज नीचे है, तो इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज अल्फा पार्टिकल का ऊपर और प्रोटॉन का नीचे, जैसे यहां पे हुआ था। समझ आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास है भाई, रेडियस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोटॉन ऊपर अल्फा नीचे, तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर अल्फा का मास नीचे, ठीक है ना, अंडर रूट में। चार्ज में उल्टा हो जाएगा क्योंकि चार्ज नीचे था। समझ गए? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले रेडियस लिखोगे इसका फिर काटोगे पीटोगे, ये काम नहीं करने। ये काम छोटे बच्चे करते हैं भाई, छोटी बच्ची हो क्या। m 4m, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2q, ये q, ये कट गया, ये कट गया, तो अंडर रूट 1/√4 इंटू 2, 4 और ये 2, 2 इंटू 2 कट गया, 1:1 रेशो आ गया भाई। देख लो जरा, 1:1 रेशो आ गया, खत्म, खत्म हो गया भाई, 1:1 रेशो आ गया भाई। आई होप ये क्लियर है आपको, आई होप ये क्लियर है। अब आप ये कर सकते हो, ये 2019 का सवाल है, अब इसको ट्राई करना भाई। ट्राई करोगे? अभी करोगे? होमवर्क ले लो। चलो, टाइम हो चुका है वैसे, इसलिए इसको भी होमवर्क ले लो, ठीक। ये बाद में करेंगे अगली क्लास में, रैंडम एंगल पे। होमवर्क जो बचा हुआ था वो हम कर लेते हैं, जो पिछली क्लास का होमवर्क था उसको आज कर लेते हैं भाई। द लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज 0.1 मीटर एंड डायमीटर इज वेरी स्मॉल। सोलेनॉइड की लेंथ 0.1 मीटर दे रखी है और उसका डायमीटर बहुत कम दे रखा है।
तो डायमीटर सोलेनॉइड का बड़ा कम है, ठीक है ना, सोलेनॉइड का डायमीटर बड़ा कम है उसकी लेंथ से। इसका मतलब यह होता है डायमीटर कि सोलेनॉइड इन्फिनाइट है। क्या मान सकते हो? इन्फिनाइट मान सकते हो, इन्फिनाइट वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। इसका मतलब यह होता है ए वायर इज वाउंड ओवर इट इन 2 लेयर्स, उसके ऊपर वायर्स जो हैं सोलेनॉइड की वो 2 लेयर्स में चढ़ी हुई हैं, 2 लेयर्स में चढ़ी हुई हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर लेयर इज 50 एंड द आउटर लेयर इज 40। देखो, एक अंदर सोलेनॉइड है और एक उसके बाहर भी सोलेनॉइड है, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स, अंदर वाली लेयर को 1 कह देता हूं, बाहर वाली लेयर को 2 कह देता हूं, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर लेयर इज 50 एंड आउटर लेयर इज 40। इनर लेयर में 50 है, आउटर लेयर में 40 है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन 2 लेयर्स इज इन द सेम डायरेक्शन, इट इज 3 एम्पियर। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में और 3 एम्पियर है, सेम डायरेक्शन में और 3 एम्पियर है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड पूछी हुई है। देखो भाई, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी, ये मानते हो? क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है भाई, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ऐड करेंगे। भाई एक में करंट ऐसे है तो दूसरे में भी ऐसे ही होगा, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी तो दूसरे की भी ऐसे ही आएगी, ठीक है ना। अगर एक की लेफ्ट होगी तो दूसरे की भी लेफ्ट होगी, मानते हो इस बात को? B1 प्लस B2 ये होता है म्यू नॉट N1 I1 और म्यू नॉट N2 I2। स्मॉल n होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। इसको ऐसे लिखो, N1 बाय L I1 म्यू नॉट N2 बाय L I2। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो जो चीजें कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय एल कांस्टेंट है, यहां पे बचा आई भी सेम है दोनों का, I1 I2 दोनों को आई लिख लेता हूं मैं, कॉमन ले लूं, हाँ, म्यू नॉट आई बाय एल और यहां पे N1 प्लस N2 बच गया, N1 प्लस N2 बच गया। म्यू नॉट आई बाय एल और यहां पे N1 प्लस N2 बच गया। देख लो जरा, लेंथ दोनों की सेम है, अंदर वाली और बाहर वाली की भी लेंथ सेम है 0.1, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा, बैठ जाता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट है 3, लेंथ है 0.1 और नंबर ऑफ टर्न्स देखो 50 और 40, नंबर ऑफ टर्न्स देखो 50 और 40, ठीक है। बस कैलकुलेशन ही बची है और कुछ नहीं बचा। कर सकते हो या मैं ही कर दूं? चलो मैं कर देता हूं, लेकिन अगले पेज पे करूंगा भाई। फिर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 50 प्लस 40 90 और 0.1 है बेटा, तो ये ऊपर आ जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है ना। इधर समझो भाई, अब 4 3 9, ठीक है ना, 4 3 9 27 4 108, 4 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और पाई तो है ही, 10 की पावर -7 और 2 जीरो ये, तो ये 10 की पावर -5, 108 पाई, पाई कितना होता है 3.14 होता है। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 108 को तो ये 340 कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली, और ये 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो ये 3.4 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, ये आंसर होगा। कहां है? यही रहा, ठीक है जी, ये आंसर है, खत्म। समझ में आया? अगली क्लास में चार्ज पार्टिकल का हेलिकल मोशन डिस्कस करेंगे, होमवर्क को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखेंगे, तो उसके मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, बाय।